हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करने वाले हैं आज हम चैप्टर नंबर 2 उत्तर दक्षिण एवं विषुवत रेखाएं, यानी कि नॉर्थ साउथ एंड इक्वेटर। एज द नेम सजेस्ट इक्वेटर। तो बच्चों जो इक्वेटर है इसका मतलब क्या है कि जब आपकी पृथ्वी दो हिस्सों में बटे, एक आपका नॉर्थ पोल और एक आपका साउथ पोल, तो यही काम होता है हमारे इक्वेटर का, इसलिए इसका नाम इक्वल यानी कि इक्वेटर से आया। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि आज हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है विद आवर एक्सपर्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 2 और आपके अध्याय नंबर 2 का नाम है उत्तर दक्षिण व विषुवत रेखाएं। ठीक है, तो बच्चों नॉर्थ साउथ एंड द इक्वेटर, वैसे आप लोग अपने पहले की कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ चुके हो। इसमें हम लोग उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ विषुवत रेखाएं जो हमारे पृथ्वी पर बनाई गई हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, एक स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें किसी दूसरे ज्ञात स्थान या बिंदु से इसकी दूरी व दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। बच्चों देखिए, आपको कोई भी जगह के बारे में पता करना कि ये जगह कहाँ पे स्थित है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको उस जगह की दूरी और दिशा का ज्ञान हो। ठीक है, वो बिंदु जिसके संदर्भ में दूसरे स्थान की स्थिति ज्ञात करनी है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जिसके संदर्भ में हमें हमें दूरी का ज्ञात करना होता है उनको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में कितना अंतर है, हम उसी के हिसाब से दूरियां नापते हैं। ठीक है, वो ध्रुव जो ध्रुव तारे को संकेत करता है उत्तरी ध्रुव कहलाता है, दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है। अब उत्तरी ध्रुव का क्या मतलब है बच्चों, ये वो ध्रुव होता है जो हमें ध्रुव तारे की तरफ दिखाता है और ध्रुव तारा हमेशा आपका उत्तर दिशा में होता है। ठीक है, तो जो ध्रुव तारे की ओर, ये जो आपका जो ध्रुव तारे की ओर जो भी दिशा होती है वो हमारा उत्तरी ध्रुव कहलाता है और उसका जस्ट उल्टा आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, तो ये है आपका उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चलिए देखिए, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव मूलभूत संदर्भ बिंदु मानकर स्थानों की स्थिति निर्धारित करने के लिए गोलक के चारों ओर काल्पनिक वृत्तों के दो समूह खींचे जाते हैं। बच्चों देखिए, इन्हीं दोनों ध्रुवों को मूलभूत बिंदु मतलब इनका मेन बिंदु इनको मानकर यहीं से किसी भी स्थान की स्थिति कहां पर हो सकती है उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और उसके निर्धारण करने के लिए हमारे पूरे पृथ्वी पर क्या किया जाता है, काल्पनिक वृत्तें खींची जाती हैं और इन काल्पनिक वृत्तों को हम लोग दो भागों में खींचते हैं। ठीक है, वृत्तों का एक समूह दोनों ध्रुवों के मध्य क्षैतिज रूप से खींचा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये दो वृत्त है ना, उत्तरी ध्रुव और हमारा ये दक्षिण ध्रुव के बीच में जो दोनों वृत्त है, इन दोनों वृत्तों में बच्चों हमारे जो दोनों ध्रुव के बीच में जो लाइन खींची जाती है, ठीक है, वो कहलाता है समांतर। मतलब देखिए, वो वृत्त एक दूसरे के समांतर होते हैं एवं समांतर अक्षांश कहलाते हैं और ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, समांतर है। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में जो ये लाइंस खींची गई है ना, बिल्कुल बराबर होती हैं, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं समांतर अक्षांश रेखाएं। ठीक है, फिर देखिए, वृत्तों का दूसरा समूह ध्रुवों से होकर खींचा जाता है। प्रत्येक वृत्त का आधा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को होकर जाने वाला मेरिडियन या देशांतर का मेरिडियन कहलाता है। बच्चों देखिए, वहीं पे अगर आप दूसरे की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए, पहले तो ये लाइन आपकी समांतर लाइंस खींची गई है, वहीं दूसरे तरफ ये जो लाइंस होती हैं ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। ठीक है, ये भी एक दूसरे के क्या होती हैं, ये दोनों पूरा का पूरा एक दूसरे के बीच में से होके जाती हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं। देखिए, ये जो आपकी समांतर अक्षांश रेखाएं ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है मिलती हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसीलिए इनका नाम है मेरिडियन, है देशांतर का मेरिडियन। ठीक है, इस अध्ययन में आप सीखेंगे कि गोलक पर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने में ये वृत्त किस प्रकार सहायता करते हैं। तो बच्चों आने वाले और पैराग्राफ्स में भी आप ये देखने वाले हो कि किस तरीके से ये जो हमारे वृत्तक होते हैं, ठीक है, चाहे वो अक्षांश की रेखा है चाहे देशांतर रेखा, ये कैसे किसी भी स्थान की स्थिति को ज्ञात करने में हमें मदद करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं देशांतर की मेरिडियन, अब ये क्या होता है देखिए।
देखिए, उत्तर दक्षिण रेखाएं या देशांतर जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से को होकर जाती हैं, समान लंबाई की होती हैं। बच्चों, जो आपकी रेखाएं होती है ना, जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, इनकी लंबाई बिल्कुल एक बराबर होती है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक रेखा सूर्य का सामना करती है। और बच्चों, ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं जो होती है ना, ये सूरज के सामने पड़ती हैं। ठीक है, जब कोई एक विशिष्ट देशांतर सूर्य के समक्ष होता है तो उस देशांतर के साथ का समय दोपहर 12 बजे का होता है। तो देखिए, इनमें से जब भी कोई देशांतर रेखा आपकी सूरज के सामने पड़ती है तो उसका मतलब क्या होता है, वहां पर दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। ठीक है, इसी कारण इन्हें मेरिडियन भी कहा जाता है, इसीलिए इनका एक और नाम है मेरिडियन। ठीक है, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ मध्याह्न है। बच्चों, ये एक यूनानी शब्द है और जिसका मतलब है मध्याह्न। मध्याह्न का मतलब दोपहर का समय। ठीक है, प्रधान मध्यिका के पूर्व के लिए मध्यिका का मान अक्षर द्वारा एवं पश्चिम दिशा के लिए अक्षर प द्वारा चिन्हित होता है। देखिए, इसमें बच्चों क्या होता है, जो आपका पूर्व दिशा है उसके लिए हम पूर्व का ऐसे लिखते हैं और दक्षिण के लिए इस अक्षर का उपयोग करते हैं उनको दर्शाने के लिए। अब बच्चों, हम पढ़ने वाले प्रधान मध्यिका क्या होती है। देखिए, अक्षांशों का अध्ययन करते समय विषुवत रेखा को मुख्य अक्षांश माना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र अक्षांश होता है जो पृथ्वी को दो समान अर्ध भागों में काटता है। तो बच्चों देखिए, हम जब भी अक्षांशों की पढ़ाई करते हैं, जब भी उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो बच्चों आप जानते हो उनको हम जब भी हम अक्षांशों के बारे में पढ़ाई करते हैं तो विषुवत रेखा को ही मुख्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा वो रेखा होती है जो हमारे पृथ्वी को दो समान हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, अन्य सभी अक्षांश छोटे वृत्त के होते हैं। और बच्चों, इस आपके विषुवत रेखा के अलावा जितने भी अक्षांश होते हैं वो सब छोटे वृत्ताकार में होते हैं। ठीक है, देशांतरों के संदर्भ में सभी देशांतर बराबर अर्धवृत्त होते हैं एवं दो विपरीत देशांतर एक विशाल वृत्त का निर्माण करते हैं। बच्चों देखिए, अगर देशांतरों के बारे में आप बोलोगे तो सभी देशांतर रेखाएं किस शेप में होते हैं, अर्धवृत्ताकार शेप में होती हैं। और जो दो देशांतर जो एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत दिशा वाली देशांतर रेखा होती है, ये एक विशाल वृत्त का निर्माण करती है। अंततः भूगोल वैज्ञानिक को एक विशिष्ट देशांतर को एक प्रारंभिक बिंदु मानना पड़ता है। तो इसीलिए बच्चों, जो जितने भी भूगोल वैज्ञानिक होते हैं, ये क्या करते हैं, एक विशेष देशांतर रेखा को ही प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, लंदन के निकट ब्रिटिश शाही प्रयोगशाला से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रथम या प्रधान मध्यिका चुना गया, क्योंकि प्रधान मध्यिका का दूसरा अर्ध भाग जल के विस्तार को पार करता है। तो देखिए बच्चों, हमारे ब्रिटेन में एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है ब्रिटिश शाही प्रयोगशाला। तो यहां से जो आपकी देशांतर रेखा गुजरती है, इसी को हम लोगों ने प्रधान मध्यिका चुना है। क्यों चुना है, क्योंकि इस प्रधान मध्यिका का जो दूसरा अर्धकार भाग है वो आपका जल को पार करते हुए जाता है, मतलब पानी वाले हिस्से को हमारे पृथ्वी के पार करता हुआ जाता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह स्थलों को ना बांटे। अब बच्चों, ये ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि ये स्थल भागों में और बंटवारा ना करे। 0 डिग्री का अन्य अर्ध भाग जो कि अंतरराष्ट्रीय दिवस रेखा कहलाती है, जब कोई इस रेखा को पार करता है तो उस तारीख को व्यवस्थित करना पड़ता है। देखिए बच्चों, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन आपका 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय दिवस रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो 0 डिग्री पे होता है, इसका मतलब क्या है, जो भी इस अंतरराष्ट्रीय दिवस को यानी इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करेगा उसको अपने तारीख में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे आज 15 अक्टूबर है, ठीक है, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय दिवस को पार कर जाती हूँ तो मुझे 14 करना पड़ेगा, 14 अक्टूबर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, पीछे चलता है। ठीक है, 12 घंटे की पीछे से ये हमारे दिन यहाँ पे बदलते हैं। ठीक है, जल से होकर गुजरने वाली एक रेखा के कारण समस्याएं कम होंगी। तो बच्चों देखिए, जो इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी होती है ना, अंतरराष्ट्रीय दिवस रेखा, ये पानी से होकर गुजरती है, इसीलिए तारीख में बदलाव आता है। ठीक है, और बच्चों इससे होने वाली समस्या भी कम हो जाए, इसीलिए इसको 0 डिग्री मान लिया गया। ठीक है, मानचित्रों पर हम देखते हैं कि 180 रेखाओं को आड़े तिरछे रूप में खींचा जाता है, जिससे कि यह स्थल को स्पर्श ना करे। बच्चों, अगर आप मानचित्रों पर देखोगे तो आप देखोगे जो 180 रेखाएं होती हैं, ये 180 रेखाएं आड़े तिरछे में खींची जाती हैं ताकि ये किसी भी स्थल को स्पर्श ना कर पाए। ठीक है,
अब बच्चों देखिए, एक गोले पर कितने हमारे डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार देशांतरों की कुल संख्या भी 360 होती है। अगर डिग्री 360 है मतलब देशांतर की संख्या कितनी होगी? 360 होगी, ठीक है। मध्यिका 180 को मात्र एक बार गिना जा सकता है। और बच्चों इसके बीच की जो लाइन होती है वो 180 डिग्री होती है, ठीक है। और इसको आप सिर्फ एक बार गिन सकते हो। जब दो देशांतर रेखाएं मिलकर एक बड़े वृत्त का निर्माण करती हैं तो उनका योग 180 होता है। तो बच्चों 180 का मतलब होता है दो देशांतरों को मिलाकर, ठीक है। चलिए, देशांतर रेखाएं एवं समय। अब बच्चों कैसे देशांतर रेखाएं हमारे समय के साथ जुड़ी हुई है, देखिए। देशांतर रेखाओं की एक और क्रिया विधि होती है, ये समय की गणना करने में भी हमारी सहायता करती है। बच्चों जो ये देशांतर रेखाएं होते हैं ये हमें समय गिनने में भी मदद करती है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है एवं अपने अक्ष पर घूमती है। हम सभी जानते हैं बच्चों हमारी पृथ्वी गोल है और अपने अक्षांश पर क्या कर वो घूमता रहता है। यह गति परिभ्रमण कहलाती है एवं एक वृत्त पूर्ण करने में 24 घंटा लेती है। तो पृथ्वी की इस गति को हम परिभ्रमण करते हैं उसको 24 घंटा लगता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक अंश को सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के हर एक अंश को सूरज के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। समय की गणना करने में हम दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम लोग भूगोल की भाषा में समय की गणना करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्थानीय समय एवं मानक समय। बच्चों वो होते हैं आपके स्थानीय समय एवं मानक समय। तो चलिए अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों स्थानीय समय क्या होता है। देखिए, स्थानीय समय का मतलब है सूर्य के सामने वाली मध्यिका का समय सदैव दोपहर 12 बजे का होता है। बच्चों देखिए, सूरज के सामने जो भी स्थान पड़ रहा है उसका मतलब क्या, वहां पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। एक विशेष देशांतर रेखा के पूर्व की सभी मध्यिका का समय मध्याह्न 12 बजे से आगे, जबकि किसी विशेष मध्यिका के पश्चिम की सभी मध्यिकाओं का समय मध्याह्न 12 बजे से पहले का होता है। देखिए, एक विशेष देशांतर रेखा होती है जिसके पूर्व तरफ की सारी जो जगह है वहां पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे और उसके पीछे का यानी पश्चिम दिशा का वहां पे मध्याह्न के 12 से पहले का समय हो रहा होगा वहां पे, ठीक है। इस प्रकार सभी मध्यिकाओं का स्वयं का विशिष्ट समय होता है जो स्थानीय समय कहलाता है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, हमारे सारे देशों का अपना अपना एक स्थानीय समय होता है, ठीक है। तो चलिए अब बच्चों ये तो बात हो गई हमारे स्थानीय समय की। अब हम बात करते हैं मानक समय की। देखिए, यदि हम प्रत्येक मध्यिका के स्थानीय समय का प्रयोग करें जिसमें कि 4 मिनट का अंतर होता है तो ये बहुत ही कठिन एवं असुविधाजनक होगा। अंततः प्रत्येक देश केंद्रीय मध्यिका को चुनता है जिसका स्थानीय समय संपूर्ण देश में मान्य होता है। देखिए बच्चों, अगर आप सारे स्थान के समय को लेने लगोगे तो कितने का फर्क है, 4-4 मिनट का है। तो 4-4 मिनट गिनते गिनते सोचिए कितनी जगह है हमारे पृथ्वी पे, तो कितना ज्यादा ये असुविधाजनक हो जाएगा। तो इसीलिए सब लोगों ने मिलकर एक समय को चुन लिया है, उसी समय को आपका मानक समय कहा जाता है, ठीक है। चुनी गई मध्यिका का समय मानक समय कहलाता है। भारत में जो कि 67 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक पश्चिम से पूर्व की सीमाओं तक विस्तृत है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को इसका मानक चुना गया है, ठीक है। तो भारत में इसका समय आप देख सकते हो कहां से कहां तक है। और हमारे भारत के संदर्भ में बच्चों 82 डिग्री 30 पूर्वोत्तर दिशा रेखा को इसका मानक समय यानी भारत में हमारा ये मानक समय चुना गया है। यह देशांतर रेखा जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, देश को मध्य से काटती है एवं इसके परिणाम स्वरूप समय में ग्रीनविच मध्य समय से 5-5.5 घंटे आगे का अंतर आ जाता है। इसका अर्थ है कि जब लंदन में दोपहर के 12 बजे का समय होता है तब भारत में सायकाल 5:30 का समय होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो देशांतर रेखा है, ये जो भारत में हमारी मानक देशांतर रेखा होके गुजरती है, ये गुजरती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम मिर्जापुर है, ये वहां से होके गुजरता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इस अंतरराष्ट्रीय मानक समय से और हमारे भारत के समय में 5.5 घंटे का फर्क होता है। मतलब अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो हमारे इंडिया में इस 5.5 घंटे के हिसाब से शाम के 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है। देखिए, सभी विशाल देशों में जो पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है, एक से अधिक समय क्षेत्र होते हैं। बच्चों, बहुत सारे विशाल देशों में जिनका जो एक्सटेंशन होता है वो पूर्व से पश्चिम तक होता है, यहाँ पे एक से अधिक समय मानक
समय क्षेत्र होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक समय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो देशांतर रेखाओं के 15 डिग्री को घेरता है एवं सूर्य के सामने से गुजरने में 1 घंटे का समय लेता है। तो बच्चों इन सारे समय क्षेत्रों में एक ऐसा समय क्षेत्र होता है, मतलब ये सारे समय क्षेत्र जो आपके होते हैं ये देशांतर रेखा को 15 डिग्री में घेरते हैं और जब ये सूरज के सामने से गुजरते हैं तो इनको 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है। रूस जो कि 170 डिग्री तक विस्तारित है में 11 समय क्षेत्र एवं यूएसए में मुख्य भूमि पर 4 समय क्षेत्र है। विश्व में कुल 24 समय क्षेत्र है। तो बच्चों अगर आप बात करोगे तो रूस हमारा इतना बड़ा जो शहर है पूरे पृथ्वी का ये सबसे बड़ा देश है बच्चों, ये ना 170 डिग्री तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे रूस देश में 11 समय क्षेत्र आते हैं और अमेरिका में 4 समय क्षेत्र आते हैं। और अगर आप टोटल की बात करोगे कुल संख्या की, तो हमारा जो पूरा विश्व है ये समय क्षेत्रों के हिसाब से 24 समय क्षेत्रों में ये बटा हुआ है, ठीक है। अब अक्षांश समांतर क्या है देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है जो कि पृथ्वी के ठीक बीच से खींची जाती है। विषुवत रेखा को अक्षांश रेखा का नाम दिया गया। तो बच्चों देखिए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी विषुवत रेखा है जो हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। विषुवत रेखा को अक्षांश रेखा का नाम दिया गया है। यह एक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों या गोलार्धों में बांटता है। यह हमारे पृथ्वी को 2 भागों में 2 गोलार्ध में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी आधा भाग उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। अन्य सभी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है, उनमें से प्रत्येक को एक अंश के अंतराल पर खींचा जाता है। अब बाकी जितने भी अक्षांश रेखाएं बच्चों वो सारी की सारी एक विषुवत रेखा के समांतर होती है और उनमें एक अंतराल पे उनको खींचा जाता है, ठीक है। अंतराल मतलब एक समय के अंतराल पर उनको खींचा जाता है। वास्तव में ये विषुवत रेखा से छोटे वृत्त होते हैं, लेकिन अगर आप बाकी लाइंस को देखोगे, बाकी रेखाओं को देखोगे तो ये आपके विषुवत रेखाओं से छोटे होते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा से एक एक करके आगे बढ़ने पर ये वृत्त छोटे होते जाते हैं। तो जब आप विषुवत रेखा से एक एक डिग्री आगे चलते जाओगे ना तो इनकी जो हाइट है वो भी कम होती जाती है। अंतिम वृत्त एक बिंदु होता है। इस प्रकार विषुवत रेखा के उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश और विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। तो लास्ट में बच्चों जब आप जाओगे ना तो नॉर्थ और साउथ में दोनों में एक बिंदु के बराबर ये रह जाता है। इसीलिए ऊपरी भाग को हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं और निचले भाग को दक्षिणी, ठीक है। चलिए अक्षांशों से कुल मिलकर कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो बच्चों देखिए इन सारे अक्षांशों को मिलाकर हमें कितनी रेखाएं मिलती हैं ये देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं नीचे सारणी में दी गई हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक सारणी दी गई है, ठीक है, उसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। एक अक्षांश रेखा के मान क्या क्या विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में होने के अनुसार क्रमश उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या हम लिखते हैं, उत्तरी दिशा सॉरी उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा, ऐसे हम इनको दर्शाते हैं। सभी अक्षांशों में या पृथ्वी की सतह पर खींचे गए समांतरों में हमें केवल 7 को ही नाम दिया है। हम लोगों ने सिर्फ 7 को ही क्यों नाम दिया है बच्चों, क्योंकि देखिए पहली बात तो बच्चों ये सारे के सारे मानव निर्मित नहीं है, ठीक है, प्रकृति के नियमों से ये प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके 7, देख लीजिए। जब आप 90 डिग्री नॉर्थ की बात करते हो वो है आपका उत्तरी ध्रुव, फिर आप 66.5 डिग्री की बात करते हो वो है उत्तर ध्रुवीय वृत्त, फिर 23.5 डिग्री वो है कर्क रेखा, 0 डिग्री है आपका भूमध्य रेखा है, फिर 23.5 मकर राशि है यहाँ पे, 66.5 डिग्री वो है आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त और 90 डिग्री दक्षिण में कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो यही वो 7 रेखा है, ठीक है। चलिए अब बच्चों अगर आप बात करोगे ना यहाँ पे विषुवत या भूमध्य यानी 0 डिग्री रेखा क्या होती है, यह एकमात्र अक्षांश है जो एक विशाल वृत्त है एवं पृथ्वी को 2 समान भागों में काटता है। शेष सभी अक्षांश छोटे वृत्त होते हैं। बच्चों इसका मतलब यह है कि पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है, बाकी सब इससे छोटे होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कर्क रेखा की, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों की डिग्री सेम होती है, 23.5 डिग्री जो आपकी कर्क रेखा होती है वो उत्तर में होती है, मकर रेखा आपकी दक्षिण में होती है। ये वे सबसे बाहरी बिंदु हैं जिन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वह इन दोनों अक्षांशों के आगे नहीं जाती। तो बच्चों ये क्या है, ये वो जगह होती है जहां पे सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है। फिर बारी आती है आपके आर्कटिक वृत्त की और अंटार्कटिक वृत्त की। तो अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त दोनों का माप सेम होता है, जैसे 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक वृत्त है और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ में है, ठीक है। यह अक्षांश महत्वपूर्ण है क्योंकि इन क्षेत्रों में वृत्तों से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते गर्मियों में दिन उतने ही लंबे होते चले जाते हैं, ठीक है। फिर चलिए अगर आप बात करते हो उत्तरी ध्रुव की, तो देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों का
क्या है वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री उत्तर 90 डिग्री दक्षिण। इन दोनों बिंदुओं पर दिन व रात की लंबाई 6 माह तक होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ठंडी पड़ती है, इसीलिए 6 महीने दिन होते हैं तो 6 महीने आपके रात होते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला क्या है, जलवायु या उष्मीय कटिबंध, ठीक है, ये क्या होता है देख लीजिए। उपयुक्त व्याख्यानिबंध अक्षांश समान तापीय दशाओं इनके बीच के निश्चित क्षेत्रों या कटिबंधों को वर्गीकृत करने में सहायता करते हैं। बच्चों देखिए ये ना हमें जलवायु को वर्गीकरण करने में इनका हेल्प करते हैं, मतलब इनकी मदद करते हैं, ठीक है। अंततः ये जलवायु या उष्ण कटिबंध कहलाते हैं। अब ये जलवायु से जुड़े हुए हैं इसीलिए इसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। और बच्चों ये मुख्य तौर पे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध आपका क्या होता है देख लीजिए। वैसे बच्चों उष्ण का मतलब ही गर्म होता है, ठीक है। उष्ण कटिबंध वो क्षेत्र है जो विषुवत रेखा के दोनों ओर 2 कटिबंधों के बीच स्थित है। बच्चों ये वो जगह है जो विषुवत रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के नीचे, जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। इस क्षेत्र का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जो इस क्षेत्र को अत्यधिक गर्म बना देती है। भारत का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्मी पूरे साल रहती है। और अगर आप हमारे भारत देश की बात करोगे तो हमारा भारत देश का ज्यादातर हिस्सा इसी उष्ण कटिबंध के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है बच्चों शीतोष्ण कटिबंध। अब ये क्या होता है देख लीजिए। शीतोष्ण का अर्थ है सामान्य, इसका मतलब सामान्य है, ठीक है। ये 2 शीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के आगे स्थित होता है। तो बच्चों हमारे 2 शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र हैं जो कि हमारे 2 उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के ऊपर, एक दक्षिण में है, एक आपके उत्तर में है। एक उत्तरी गोलार्ध जो कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री में है और दूसरा आपका आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री के मध्य में है, ठीक है। तो मतलब अगर आप नॉर्थ की बात करोगे तो ये कहां पर है, यह कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में है, ठीक है। वहीं दक्षिण में अगर आप बात करोगे तो मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में है, ठीक है। समझ में आया इनका लोकेशन कहां पे है, इनकी स्थिति कहां पे है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं जिससे ऊष्मा कम होती है और तापमान सामान्य रहता है, अंततः सामान्य ऊष्मा का क्षेत्र है। यहाँ पे बच्चों जो सूरज की किरणें वो तिरछी पड़ने लगती है जिस वजह से ना बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा ठंडी है। फिर बच्चों बारी आती है ध्रुवीय कटिबंध। अब ये ध्रुवीय कटिबंध क्या होते हैं देख लीजिए। ध्रुवीय का अर्थ ठंडा होता है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय कटिबंध आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच एवं दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है। सूर्य की तिरछी किरणें जो क्षैतिज पर अक्सर नीचे पड़ती है कठिनाई से 77 डिग्री एंड 13 ये ऊष्मा पहुंचाती है, इसलिए ये क्षेत्र अत्यधिक ठंडे रहते हैं। बच्चों देखिए ध्रुव का मतलब ठंडा होता है, ठीक है। तो अगर आप उत्तर दिशा की बात करोगे तो ये उत्तर में आपका आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव तक है ये, ठीक है। और अगर दक्षिण की बात करोगे तो अंटार्कटिक वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव के बीच में, यहाँ पे पूरे साल सिर्फ और सिर्फ ठंडी पड़ती है, ठीक है। चलिए अब बच्चों एक स्थान की स्थिति ज्ञात करना। अब एक जगह को कैसे आप जान पाओगे कि ये जगह कहां पर है, तो देख लीजिए कैसे जान पाओगे। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए जाली का प्रयोग किया जाता है। माना कि आप दिल्ली की स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं तब आप इसके अक्षांशों एवं देशांतर को ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों अगर आपको किसी भी जगह की लोकेशन फाइंड आउट करनी हो, मतलब वो किस जगह पे स्थित है, तो बच्चों उसके लिए एक जाल बनाया जाता है। उस जाल का मतलब है उसमें हम लोग 2 रेखाओं को इस्तेमाल करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा। इन दोनों को खींचते हैं तो जहां पे अक्षांश और देशांतर मिलेंगे, ठीक है, आपको इसके लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए उस जगह का। अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है, ठीक है, तो उसको आप अक्षांश और देशांतर आपका लैट लॉन्ग है, ठीक है। जब आप इनको पता होगा कि दिल्ली का जो अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, तो जहां पे ये दोनों मिलेंगे वहीं पे आपकी दिल्ली होगी, ठीक है। जैसे कि दिल्ली का जो अक्षांश और देशांतर रेखा है वो है आपका 77 डिग्री 13 पूर्व में और 28 डिग्री 37 उत्तर में है, ठीक है। तो दिल्ली की स्थिति अक्षांश और देशांतरों का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। तो जहां पे अक्षांश और देशांतर रेखा मिलेगा, मतलब जहां पे आपका 77 डिग्री 13 और 28 डिग्री 37 मिलेंगे बच्चों, वहीं पे आपकी दिल्ली होगी, ठीक है। इस प्रकार हम पृथ्वी पर सभी स्थानों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप पृथ्वी के किसी भी स्थान की गति को किसी भी स्थान की स्थिति को ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए बच्चों अभी इस अध्याय में देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने पढ़े हैं। तो पहला है बच्चों मकर और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं बच्चों, एक और चीज, ये कोई प्राकृतिक रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत रेखा के समांतर पश्चिम से पूर्व तक जाती है। समांतर रेखाएं इनको हम कहते हैं। कुछ समांतर रेखाएं पृथ्वी को
3 ऊष्मीय क्षेत्रों में विभाजित करती हैं, अभी आपने पढ़ा है। इसके बाद बच्चों और हमने क्या पढ़ा है, अक्षांशों और देशांतरों द्वारा निर्मित जाली स्थानों की स्थिति ज्ञात करने में हमारी सहायता करती है। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सा है, विषुवत रेखा है आपका। विशाल वृत्त पृथ्वी पर 2 स्थानों के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। एक अक्षांश रेखा के मान के आगे विषुवत के अनुसार क्रमशः उत्तर या दक्षिण हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा अध्याय नंबर 2 समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरीके से हमारे एक्सपर्ट ने हमें सारी की सारी चीजें इतनी डिटेल में समझाई और उन्होंने हमें ये भी समझाया कि क्या हमारे फंक्शंस हैं लॉन्गिट्यूड के, लेंटिट्यूड के और किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। सो आई होप सो बच्चों कि आपको भी ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।